नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर आप सूचना ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं और उसमें किसी का अपमान की बातें सहन कर रहे हैं या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है, जिससे आपके बच्चों की फीस से, बढ़ते बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ते महंगाई से, बढ़ते पेट्रोल के दामों से और जो 3-4 महीने पहले कोरोना की समस्याओं से आपने भुगता हो, उसकी कोई समस्याओं का समाधान नहीं बता रहे हो, तो यानी इसका मतलब वो कोई दूसरे काम में लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए समाचार हो, क्योंकि आपने भुगता है, आप देख रहे हैं, आप बच्चों की बेरोजगारी से भुगत रहे हैं, आप महंगाई से भुगत रहे हैं। तो ऐसी खबरों को देखिए जिनमें खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के मुंबई स्थित घर पर आयकर विभाग की टीम पहुंची है। जानकारी के अनुसार विभाग की टीम ने सोनू के घर का सर्वे किया है। आईटी विभाग मुंबई में अभिनेता सोनू सूद के 6 परिसरों में एक सर्वेक्षण अभियान चला रहा है। गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान लोगों की जमकर मदद करके सोनू सूद मीडिया और आम लोगों की जमकर प्रशंसा हासिल कर चुके हैं। कोरोना महामारी के दौरान सोनू ने बड़ी संख्या में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की आर्थिक मदद की थी। उन्होंने ऐसे मजदूरों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए भोजन, वाहन आदि का इंतजाम भी किया था। यह टैक्स सर्वे सोनू को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से स्कूल स्टूडेंट के मेंटोरशिप प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के कुछ दिन बाद सामने आया है। इस बारे में ऐलान के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनू ने कहा था कि फिलहाल सियासत में आने का उनका इरादा नहीं है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के ठिकानों पर आयकर सर्वे की खबर को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुझे जानकर हैरानी हो रही है कि जिस व्यक्ति ने कोरोना महामारी के दौरान दिन रात लगकर लोगों के लिए काम किया, लोगों की जान बचाने के लिए काम किया, अपने घर के सामान को गिरवी रखकर लोगों की मदद की, उसके घर में इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। आखिर आप संदेश क्या देना चाहते हैं? इस देश में जिस व्यक्ति को सरकार को सम्मानित करना चाहिए, उसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिनकी सरकारों में गंगा नदी में लाशें तैरती रही, चीन को वे उन्हें नोचते नजर आए, और जो आदमी दिन रात लोगों के लिए काम कर रहा है, मदद कर रहा है, उसके यहाँ आप छापे डलवा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और मोदी सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। सरकार द्वारा बुधवार को कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की बोली प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि टाटा सन्स ने बिक्री के लिए अपनी बोली प्रक्रिया पूरी कर दी है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले स्पष्ट किया था कि प्रक्रिया के लिए 15 सितंबर की समय सीमा तय है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वर्तमान में एयर इंडिया पर लगभग 43,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए भी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाएंगे। सरकार एयरलाइन और इसकी कम लागत वाली शाखा एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी की 50% हिस्सेदारी मुंबई की एयर इंडिया बिल्डिंग और दिल्ली का एयरलाइंस हाउस भी सौदे का हिस्सा होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। राहुल ने कहा कि मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता। गांधी और गोडसे की विचारधारा में क्या फर्क है, यह गहरा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी है। अगर 200 साल में किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा है और माना है तो वो गांधी जी ने माना, और इस बात को सभी मानते हैं। जब गांधी जी ने हिंदू धर्म ने समझा, फिर आरएसएस ने उनकी छाती में 3 गोली क्यों मारी? उन्होंने कहा कि ये झूठे हिंदू हैं और ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं और धर्म की दलाली करते हैं। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का जो बकाया है उन पर 4 साल के मॉरिटोरियम को मंजूरी दी गई है, लेकिन ऑपरेटर्स को मॉरिटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज देना होगा। कैबिनेट ने एजीआर की परिभाषा को युक्ति संगत करने का फैसला किया है, जिसके तहत जुर्माने को खत्म किया गया है। अब तक 49% तक के निवेश को ऑटोमेटिक रूट से अनुमति दी गई थी और 49% से अधिक के किसी भी निवेश को सरकार के माध्यम से किया जाना था। हालांकि 100% ऑटोमेटिक रूट चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के निवेशकों पर लागू नहीं होगा। अप्रैल 2020 में सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से होने वाले एफडीआई पर नियम लागू किए थे। यह कदम घरेलू व्यवसायों के किसी भी शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण को विफल करने के लिए था और चीन के साथ सीमा पर झड़पों के बीच सामने आया था। सरकार ने बकाया वेतन, समायोजित सकल राजस्व और स्पेक्ट्रम बकाया पर 4 साल की मोहलत की भी घोषणा की है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को फेज 3 ब्रीजिंग ट्रायल्स को अप्रूवल दे दिया है। ये ट्रायल्स 1 महीने में पूरे हो सकते हैं, जिससे अक्टूबर में स्पुतनिक लाइट लगाने को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह वैक्सीन शुरुआत में सीमित क्वांटिटी में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत 750 रुपये रहेगी। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की पार्टनर हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स की इजाज़त मांगी थी। कंपनी ने वैक्सीन को लेकर सेफ्टी, इम्यूनोजेनेटिसिटी और एफिकेसी डेटा जमा किया है। इसके बाद एसईसी ने इसे ब्रिजिंग ट्रायल्स की इजाज़त दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में उन्हें बीच में ही काम छोड़ना पड़ा। चेकअप के लिए तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। जांच में कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई। ऐसे में फिलहाल डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रदेश में अलग अलग चर्चाएं हो रही है। सीएम को गुरुवार को गवर्नर से मुलाकात करनी है। दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। अब उनके बीमार होने के चलते कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। पिछले 5 हफ्तों से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रहे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी अब अपने अंतिम चरण पर है। फिल्म मेकर करण जौहर द्वारा होस्टेड इस शो का वीकेंड को ग्रैंड फिनाले होगा। कंटेस्टेंट्स दिव्या अग्रवाल, शमिता शेट्टी, राकेश बापट, निशांत भट्ट, प्रतीक सहजपाल और नेहा भसीन शो के फाइनल वीक में पहुंच गए हैं। फैंस ये देखने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं कि ट्रॉफी कौन उठाएगा। बिग बॉस ओटीटी फिनाले के 2 हफ्ते बाद रियलिटी शो टीवी पर 2 अक्टूबर को बिग बॉस 15 के रूप में बदल जाएगा, जिसकी होस्टिंग सुपरस्टार सलमान खान करेंगे। शो से जुड़े करीबी बताते हैं कि शुरुआती प्लानिंग के मुताबिक बिग बॉस ओटीटी के खत्म होते ही बिग बॉस 15 टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होना था। हालांकि सलमान खान के फिल्मी कमिटमेंट की वजह से इस प्लान में बदलाव लाना पड़ा। मेकर्स ने 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद इसे टेलीविज़न पर टेलीकास्ट करने का फैसला किया है। बिग बॉस 15 का प्रीमियर एपिसोड 2 और 3 अक्टूबर को टेलीकास्ट होगा। बता दें, इस सीजन में जंगल थीम होने जा रही है, जहां अभिनेत्री रेखा एक पेड़ के रूप में नजर आएगी और प्रतियोगियों को बिग बॉस के घर में पहुंचने के लिए जंगल को पार करना होगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।